ऑसम गाइस, वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हम अपने सदस्य दीपक कुकरेती जी के अनुभव को शेयर करेंगे। दीपक जी ने बहुत ही छोटे समय में एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है। आज हम उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे एंड वी वांट यू गाइस टू लिसन टू हिम क्लोजली, उनके एक्सपीरियंस से सीखें। आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज आप नोट करें। सेशन के लास्ट में जो है आप हमसे और उनसे पूछ सकते हैं। ओके, सो विदाउट डिलिंग फर्दर मैं दीपक जी से उनका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। वो कहाँ से हैं, अभी तक उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसा रहा, और म्यूचुअल फंड में वो क्यों आना का डिसाइड किया। तो दीपक जी थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो बैकग्राउंड सर मेरा ऐसा है कि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था मैथमेटिक्स में। और मैं वैसे देहरादून से रहने वाला हूँ। तो आफ्टर डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स मेरा जॉब लगा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहाँ मैंने करीब 1.5 साल काम करा। उसके बाद मैंने स्विच किया एचडीएफसी बैंक में, वहाँ मैंने 1 साल काम करा। फिर लास्ट में मैंने आई शिफ्टेड टू पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ मैंने करीब 20 साल एज अ चीफ मैनेजर काम करा। एंड आई जस्ट रिसेंटली टुक बीआरएस इन जुलाई 2024। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो हाउ यू डिसाइडेड टू कम इनटू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, क्या वो ट्रिगर क्या था? ट्रिगर बेसिकली इट गोज बैक टू 2007 और 2008 कह लीजिए आप कि एक्चुअली मेरा फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। तो 2007-8 से मैं खुद का भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि काफी मतलब बिजी रहता था बैंक में। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेजरी डिवीजन ऑफ द बैंक। तो टाइम मिलता नहीं था खुद डायरेक्ट एक्टिविटीज करने का, तो मैं म्यूचुअल फंड अपना करने लग गया, तो अपना करने लग गया। तो 2007 से किया, 2008-9 से करते करते 11-12 और करीब अभी तक कर रहा हूँ। अपना भी करा, वाइफ के नाम पे करा, फिर फादर मदर का करा, फ्रेंड्स को रिकमेंड करने लग गया। तो somehow आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड्स में। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है बैंक्स में कि आप 20 साल की जॉब के बाद यू कैन टेक वीआरएस एंड यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन। तो आई थॉट कि जब मैं अपने लिए इतना कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में और इतना मेरा इंटरेस्ट है, तो व्हाई नॉट टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब। हम्म। तो यही सोचते हुए मैंने अपना बैंक से आफ्टर कंप्लीटिंग माई 20 years इन द पंजाब नेशनल बैंक, आई टुक वीआरएस एंड मैंने अपना एआरएल लेके आई स्टार्टेड म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो Awesome. इसमें क्या है बेसिकली कि हम्म। I what I like about this profession is a very noble profession. Noble in the sense कि you are helping people to grow wealth, हम्म। and at the same time it is rewarding for you also because जैसे जैसे उनका वेल्थ बढ़ेगा आपका वेल्थ भी उन्हीं के पैरेलली चलेगा, है ना। तो उनकी भलाई में आपकी भलाई है, तो आप जो है इस चीज में आप इट्स बेसिकली आप नंबर में आप लगे रहते हैं कि हाँ क्लाइंट का पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए, हर चीज मतलब, तो तभी इट विल बी रिवॉर्डिंग टू यू। तो हम्म। दिस इज समथिंग आई लाइक। सो जो टेक अवे आपको दीपक जी के एक्सपीरियंस से लेना चाहिए अभी वो ये कि देखिए दोस्तों, अगर आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर खुद एक अच्छे निवेशक नहीं है तो आप अपने कस्टमर को भी एक अच्छे निवेशक नहीं बना पाएंगे। इट डजेंट मीन दैट यू नीड टू हैव अ करोड़ रुपीज ऑफ पोर्टफोलियो, आपका 10,000 का भी पोर्टफोलियो, लेकिन आप एक अच्छे निवेशक हो, आप एक डिसिप्लिन निवेशक हो, आप निवेशक हो, तभी आप वो एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर पाएंगे। अगर आप ये सोचे कि भाई मैं अपने फाइनेंसिस में डिसिप्लिन नहीं हूं लेकिन मैं क्लाइंट को डिसिप्लिन बना दूं, तो ये नहीं हो। ठीक है, सो प्लीज कीप दैट एस्पेक्ट इन माइंड एंड दैट हंगर हैज टू बी देयर। अगर आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसको बिना मेहनत के कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड यू नीड टू लाइक दिस प्रोफेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दीपक जी ने कहा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ गुड बिजनेस टू बी इन, जहां पे आप किसी की फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर रहे हैं। बहुत बार हमारे क्या बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं उनसे पूछूंगा तो वो क्या सोचेंगे, मैं अपने रिश्तेदारों से बात करूंगा तो वो क्या सोचेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। आपको पहले बिलीव करना है कि आप इस प्रोफेशन से किसी की फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। इफ यू बिलीव दैट, आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात कर सकते हैं।
इट इज नॉट ओनली अ ट्रांजेक्शनल गेम जहां पे आपको कमीशन मिल रहा है। आप अपने अपने हुनर से, अपनी कैपेबिलिटी से किसी की फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। और जब आप ऐसा बिलीव करेंगे तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंटली हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो जस्ट कीप दैट एस्पेक्ट इन माइंड। थोड़ा अपने बिजनेस के नंबर्स के बारे में बताएं दीपक जी। आप आपने अपना बिजनेस कब शुरू किया, अभी कितना ईएम है, कितने क्लाइंट्स हैं, एसआईपीस कितनी हैं? फरवरी 2024 में मैंने एयर लिया था। तो हम्म। उसके बाद मैंने वीआरएस लिया था जुलाई 2024 में। तो प्रोफेशन से जैसे ही मैं अलग हुआ तभी मैंने इसका फुल प्लेजेड स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड का काम। तो जुलाई 24 में स्टार्ट किया मैंने, और आज तक करीब 80 क्लाइंट्स मेरे अभी हो गए हैं टोटल। और एयूएम अभी 7.50 सीआर के आसपास है। और एसआईपी बुक 15 लाख के आसपास है, 15 साढ़े 15 लाख के आसपास। 15 लाख की एसआईपी बुक साइज है, 80 क्लाइंट्स है और 7.5 करोड़ का एयूएम है फ्रॉम जुलाई 2024। राइट। आपका एआरएन नंबर क्या है? 289046। ऑसम। सो काफी छोटे समय में दीपक जी ने काफी अच्छा बिजनेस एक्युमुलेट किया है। अगर आप इनके बिजनेस को, स्ट्रक्चर को देखें तो मोस्टली ही इज टारगेटिंग अपर मिडिल क्लास एंड एचएनआई सेगमेंट्स। नहीं तो 80 क्लाइंट्स में 7.5 करोड़ का अगर आप डिवीजन करें, सो ऑन एवरेज अराउंड 10 लाख राइट। पर क्लाइंट का जो एयूएम है दैट इज वेरी हेल्दी। और जैसे हम आपको कहते हैं, एज एन एमएफडी आप अपने बिजनेस में ब्रेक इवन करते हैं फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू जब व्हेन यू रीच 10 लाख पर क्लाइंट। जब आपका क्लाइंट 10 लाख का एयूएम बनाता है तब आप उनसे कमाना शुरू करते हैं दोस्तों। सो प्लीज कीप दिस नंबर्स इन माइंड। इनका सेगमेंट अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अभी 10 लाख पर क्लाइंट का सेगमेंट होगा, लेकिन एज सुन एज यू स्टार्ट रीचिंग दैट पैरामीटर जहां पे आप 10 लाख एक क्लाइंट से एक्युमुलेट कर पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप बिजनेस में अच्छी इनकम कमाना शुरू करते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल इंसाइट्स, दीपक जी आप अभी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? राशन तो शुरू से ही जैसा आपने बताया था कि एमएफ यूटिलिटी से करना है, तो शुरू से उसी उसी में कर रहा हूँ। और उसके एक्चुअली बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, और ऑनबोर्डिंग बहुत फास्ट है उसमें। तो दैट इज मोर सूटेबल टू। और तो मैंने कोई ट्राई भी नहीं किया, उसके अलावा जरूरत कभी पड़ी नहीं। ओके। तो एमएफ यूटिलिटी से ऑपरेशन पार्ट का। और कोई बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं? बैक ऑफिस में मैं इन्वेस्टवेल का यूज कर रहा हूँ, और उनकी एक ऐप भी है साथ में, मिंट ऐप। तो वो मैं यूज कर रहा हूँ बैक ऑफिस के इन्वेस्टवेल को यूज कर रहे हैं? लिए। आपको क्या कॉस्टिंग पड़ी इन्वेस्टवेल की? हाँ जी। इन्वेस्टमेंट का सर, उनका बेसिकली ये है कि 25 करोड़ तक उनका है, 30,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 30,000 फॉर अ ईयर? पर ईयर। ओके। नेक्स्ट ईयर से भी वो सेम रेट? और जब तक आपका एम 25 करोड़ तक है, उसके ऊपर फिर वो बढ़ जाता सो फॉर, दीपक जी बता रहे इन्वेस्टवेल में जो है आपका 30,000 रुपए 25 करोड़ तक का एयूएम पे आपको हर साल पे करना पड़ता है। और वो सॉफ्टवेयर के साथ आपको मोबाइल ऐप भी देते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेल्स पार्ट ऑफ इट। आपका लीड जनरेशन का प्रोसेस कैसे रहता है दीपक जी? है। तो सर लीड जनरेशन में बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ, 8-10 महीने हुए, लेकिन स्टार्ट जो हम इनिशियली करते हैं वो हम लो हैंगिंग फ्रूट से करते हैं, जबकि होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे नोन्स। जैसे आपने भी कोर्स में बताया था कि जो भी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको अच्छे से एक्सपोर्ट करो, उनमें से देखो आप कौन आपके काम के हैं, और उनको कॉलिंग करो। तो इनिशियली जो मेरा मानना है कि सबको यही करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा एक इजी पार्ट होता है। तो इनिशियली आपके 30 से 40 क्लाइंट आपके जो है वो आपके विद इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट ही आपके आ जाते हम्म। हैं। तो एक तो वो हो गया। फिर आपकी विद इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी आपके बहुत क्लोज नोन है, उनसे यू कैन टेक रेफरेंस, जो आपके क्लोज है। अभी तो आपने काम स्टार्ट करा नहीं, तो यू कैनॉट आस्क एनी रैंडम गाय फॉर रेफरेंस, बट जो क्लोज है उनसे रेफरेंस लीजिए। तो वो मैंने लिया। उनमें से कुछ मेरे जैसे मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड थे पुराने कलीग्स, उनको अप्रोच करा। फिर उनके थ्रू किसी और के थ्रू गया। और फिर छोटे छोटे ऑफिस में कभी कभी एक ऑफिस में एक छोटी सी आईपी टाइप कर लिया, 10-15-20 मिनट का। तो उससे कुछ लीड्स वगैरह मिल गया। तो मेरा ये रहता है कि बेसिकली आई ट्राई टू मीट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, और कोशिश करता हूँ कि मतलब फोर्सफुली नहीं, बट कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज हो जाए तो अच्छा है। देन आई सेव देयर कॉन्टैक्ट,
एंड मोस्टली दे आल्सो सेव माय कॉन्टैक्ट। तो उसके बाद फिर शुरू होता है आपका सबसे चीपेस्ट मार्केटिंग का मॉडल, वो है आपका व्हाट्सएप का स्टेटस। अब क्योंकि आप अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं, वो सब आपके कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं, तो आप जो अपना कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करोगे तो वो सब देखेंगे। तो दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू। सो उनको ध्यान में रखते हुए आई ऑलवेज प्रिपेयर सम एजुकेशन से रिलेटेड या कोई अच्छी इंफॉर्मेशन जो उनको पसंद आए। तो मैं देखते रहता हूँ कौन कौन लोग दिख रहा है, कौन कौन नहीं दिख रहा है। तो लगता है कि हाँ, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। तो एक वो एक सबसे चीप मार्केटिंग सबसे कि वो कोई कर सकता है। एक तो उससे मैंने स्टार्ट किया मैंने। फिर जो छोटी मोटी आईआईटीज कर ली, रेफरेंस ले लिए। अब रेफरेंस में भी ये है कि दो तरह के हुए। एक तो मैंने बताया कि जो आपकी बहुत क्लोज है उनसे तो आप मान सकते इमीडिएटली, लेकिन जो नए क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड किए तो क्लोज नहीं है, उनको तो आपको रिजल्ट देने के बाद ही आप रेफरल दोगे। तो जब किसी को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो उनसे आप रेफरल मांगते हैं, कोई हर्ज है नहीं। और रेफरल वाली लीड ऐसी होती है कि रेफरल वाली लीड आपकी ऑलमोस्ट कंफर्म ही होती है। तो जब आपको कॉल करता है वो बोलता है कि मुझे आपका नंबर इन्होंने दिया है, मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, और वहीं आपकी डील क्लोज। उसमें ज्यादा आपको कुछ वो नहीं करना है ना। तो एक रेफरल वाला हो गया। और आपका बेसिकली अब जो मैंने स्टार्ट किया वो डिजिटल मार्केटिंग वाला करा। तो जैसा आपने बताया था पोस्ट में अपने भी कि गूगल पेज बनाया अपना और वेबसाइट बनाई, और उसके बाद इंस्टा पेज, एफबी पेज, अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने भी। तो अब ये ऐसी चीज है कि जहाँ से आपको लीड्स ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ सकती है, बट यू नीड टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि लोग आपका प्रोफाइल देखने में भी इंटरेस्टेड है कि आप करते क्या हो। तो एक ये मैंने स्टार्ट करा। ओके। सो मेरा आपसे जो भी इंटरेक्शन रहा है, यू आर वेरी एक्टिव ऑन द आईआईपी फ्रंट। आपका कैसा रहा आईआईपी का एक्सपीरियंस एंड हाउ यू डू द आईआईपीज, मतलब कैसे आप कांटेक्ट करते हैं आईआईपीज के लिए, कंपनीज को या इंस्टीट्यूशंस को? तो सर इन माय केस मैं तो पहले से बैंक में था, तो मुझे एटलीस्ट सारी ब्रांचेस मेरे टच में थी। तो हम्म। उनसे मैं शाम को जब, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जनरली सेकंड हाफ में फ्री होते हैं वो लोग, है ना। तो उनसे, उनके एचआर से किसी से परमिशन लेके कोशिश करते हैं कि एक 15 मिनट का टाइम मिल जाए। और एक उनसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि हम सिर्फ एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को गाइड करेंगे, उसमें वी आर नॉट गोइंग टू पिच एनी प्रोडक्ट। तो उससे वो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं कि ठीक है भाई, ये कोई सेल्स की बात नहीं करने आ रहा है, ये अपना एजुकेशन दे रहा है। तो इस तरह से जो है वो आईपीस प्रोटेक्ट करते हैं, लोग सुनते हैं आपको। अगेन वही प्रोसेस कि आपका वो नंबर मांगते हैं, नंबर सेव करते हैं। देन समहाउ 10-15 लोग अगर आप एक बार मिलते हो तो 2-3 लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, किसी भी बिजनेस में और इस बिजनेस में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो लीड जनरेशन की है। हम हमेशा भूल जाते हैं, बिकॉज ये सबसे तकलीफदायक चीज है ना। अननोन लोगों से बात करना ही इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, नहीं? बिकॉज हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको ये मान के चलना है कि अगर आप लीड जनरेशन नहीं कर रहे हैं, इनफ क्वांटिटी जनरेट नहीं कर रहे हैं, सक्सेस मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। और जैसे दीपक जी बता रहे थे, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम होम। अपने घर से शुरुआत कीजिए, जिनके साथ आप सबसे कंफर्टेबल है उनसे शुरुआत कीजिए, और सक्सेस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उनसे सक्सेस का रेट सबसे ज्यादा होगा। और ऑलवेज लुक फॉर न्यू वेज टू गेट मोर एंड मोर पीपुल। जैसे वो कह रहे हैं कि आप जिनसे भी मिलते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करें और वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करें। बिकॉज यहाँ ये जो आज का टाइम है, ये सोशल मीडिया का टाइम है। अगर आप सोशली अवेयर नहीं हैं तो आप अपने क्लाइंट के सोशल लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आज हम इंसानों से ज्यादा मशीनों को देखते हैं। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। तो अगर आप सोशली एक्टिव नहीं हैं तो आपको होना पड़ेगा। व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, जो हम अपने कोर्सेज में आपको बताते रहते हैं, आपको भी वहां पे प्रेजेंट होना है। बिकॉज इफ यू आर नॉट देयर, योर क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू सी यू। अगर वो आपको नहीं देखेंगे तो वो आपको याद नहीं रखेंगे। अगर वो आपको याद नहीं रखेंगे तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। तो जितनी बार आप दिखेंगे उतनी बार आप को वो याद करेंगे और आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। और जैसे लीड नर्चरिंग के लिए दीपक जी ने बताया, एक बार लीड जनरेट हो जाती है तो पहले आप उनको एजुकेट करें, आप बिना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेक्ट करें, अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं, और फिर आप उनसे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन करें।
पहली मीटिंग में चेक के लिए ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप पहली मीटिंग में बिजनेस के बात करते हैं तो आप एजेंट बन जाते हैं, ना कि एडवाइजर। और कस्टमर फिर आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। यू नीड टू गिव टाइम एंड स्पेस टू योर क्लाइंट बिफोर दे आर गोइंग टू बिकम अ कस्टमर। ठीक है। तो एक लीड से कस्टमर की जर्नी में टाइम दीजिए, एफर्ट लगाइए, वैल्यू ऐड कीजिए और फिर कन्वर्जन के बारे में बात कीजिए। सो वंस यू नर्चर द क्लाइंट दीपक, देन व्हाट इज द प्रोसेस? जो सपोज क्लाइंट कहता है भाई आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कैसे उनसे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं? क्या प्रोसेस रहता है आपका? अ, अब जब सर कस्टमर अब कह रहा है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो फिर से पूरा डिस्कस करते हैं उसका प्रोफाइल, उसकी क्या गोल्स है, उसका पर्पस क्या है, उसका टाइम हॉरिजन क्या है, वही जो हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद हम्म। गोल प्लानिंग करते हैं। हम्म। तो फिर वो जो अपना कॉपी बुक स्टाइल वाला काम फिर स्टार्ट होता है हमारा, तो फिर वो सब स्टार्ट करके उनका गोल प्लानिंग करके तो एक प्रॉपर सपोज वे में। आपने एक एसेट एलोकेशन बनाया एक्स वाई जी एसेट्स में, तो उसमें आप क्या जो स्कीम्स आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीजों का ध्यान रखते हैं? बेसिकली सर इसमें कई चीजें, तो क्लाइंट का जो एज प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई सपोज रिटायर्ड व्यक्ति है, उसको मैं कुछ दे रहा हूँ प्रोडक्ट, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि इसको इक्विटी लाइट रखूं और थोड़ा डेट वाला पार्ट ज्यादा दूं। तो जिसमें हम एसेट एलोकेशन सपोज 50-50 कर लिया, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट कर लिया, फिर इसको फ्रीक्वेंटली इसको इसको हर पीरियडिकली इसको बैलेंस करते गए। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि जी। एक बार आपने एसेट एलोकेशन कर लिया, सपोज आप कह रहे भाई इतना इक्विटी देना है, इतना डेट देना है, तो आ, हम्म। उसमें स्कीम सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रखते हैं आप? सपोज आपको लार्ज कैप देना है तो लार्ज कैप फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? फंड सिलेक्शन वो बेसिकली सर वही, इसके तो कई चीजें हैं जो हमारे आपने भी बताई हैं कोर्स में, और हमने भी जो देखा है कि इसका जो प्रीवियस पास्ट रिटर्न 7 साल 10 साल थोड़ा लॉन्गर टर्म रिटर्न कैसे हैं, उसके रोलिंग रिटर्न कैसे हैं, उनकी जो रेशियोज है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है, शार्प रेशियो बोलते हैं। और अगर हम लमसम दे रहे हैं तो उसका डेविएशन कम हो, एसआईपी दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो। तो कुछ ऐसे जो रेशियोज है उनको देखते हुए और परफॉर्मेंस को देखते हुए, पास परफॉर्मेंस फंड मैनेजर को देखते हुए, फंड का स्टाइल को देखते हुए, उसको कुछ 5-6 फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके, फिर दिन उसको वो देखते हैं। ऑसम। तो देखिए, टू सम इट अप व्हाट दीपक is saying, whenever you are selecting a fund, it is not only the numbers which you need to look into. Most of the time हम सिर्फ 3 साल 5 साल में जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ वो स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप स्कीम सिलेक्शन के टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट की स्टाइल को भी जरूर देखें। ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, मिक्स्ड है, फंड मैनेजर किस तरीके के स्टॉक को ज्यादा प्रिफर करता है। ठीक है। क्योंकि स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है जितना आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लार्ज कैप दूं, मिड कैप दूं, स्मॉल कैप दूं, लार्ज कैप में भी फंड मैनेजर किस तरीके के स्टॉक ज्यादा चूज करता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हम जो है अपने गोल्ड मेंबर्स को जो है स्कीम के सजेशन देते हैं जो वो अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ऑसम। सो वंस यू हैव डन दैट इन्वेस्टमेंट जर्नी, जब एग्जीक्यूशन हो जाता है दीपक जी, सो पोस्ट जी। एग्जीक्यूशन कैसे आप क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं और बिल्डअप करते हैं? तो सर जो पोस्ट एग्जीक्यूशन है या जिसे हम पोस्ट सेल्स, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्चुअली। लोगों को लगता है कि क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लिया तो हमारा काम खत्म, लेकिन हमारा रियल काम तो वापस, कि जो हमारा बिजनेस है ये पूरा रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इसमें सिंपल सी चीज है कि अगर आउट ऑफ साइट है तो आउट ऑफ साइट है तो आउट ऑफ माइंड होता है। अगर आप उसके टच में नहीं रहेंगे तो वो आपको भूल जाएगा। और आज की डेट में ब्रोकर कोड चेंज करना इतना आसान है कि कोई भी दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जाके एक पेपर पे साइन करा के आपका पूरा पोर्टफोलियो लेके जा सकता है। तो इसीलिए कोई क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ मैं तो उसको कैलकुलेटर भेजता हूँ, जो कि एक सिंपल एक पेज का फॉर्मेट है, आपने भी शायद कोर्स में बताया हुआ। उसके बाद उसको अपनी ऐप का लिंक भेजता हूँ, उसको ऐप में भी ऑनबोर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जो नॉर्मल है हम उसे उसके एनिवर्सरीज पे, बर्थडे पे विशेस वगैरह करते हैं। और कभी भी कॉन्टेक्ट करें तो ये जरूरी नहीं कि हर बार हम बिजनेस की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो नॉर्मल बात भी कर सकते हैं कि भाई आपके घर में सब कैसे हैं, बेटे की शादी हो गई, पढ़ाई कैसे चल रही है। तो इससे क्या है कि
एक पर्सनल रिलेशनशिप में हमेशा बना रहता है। तो जब पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है ना, तो सामने से भी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है व्यक्ति को कि हाँ यार, ये बंदा जो है इतना मतलब टच में रहता है, इतना केयरिंग है, रिलेशनशिप में सब में ठीक है, तो आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस गाय। उसके अलावा जो टेक्निकल पार्ट है जो हमें करना है, उसका टाइम टाइम पे पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, और उसको अपडेट करना, उसको उसके मिनट्स भेजना उसको। और बीच बीच में कभी कभी, अब मैंने एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बना रखा है, पॉडकास्ट ग्रुप, तो उसमें मैं कभी कभी जो है कोई इंपॉर्टेंट मार्केट का अपडेट है वो डाल देता हूँ। तो वो पढ़ते रहते हैं, तो मतलब एक टच हमेशा बना रहता है, चाहे वो फोन से हो चाहे व्हाट्सएप से। तो टच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। ऑसम। सो दीपक जी का कहना है जो आपको टेक अवे लेना है पोस्ट एग्जीक्यूशन, जब एक बार कस्टमर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है दोस्तों, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टेंटली आपको क्लाइंट के टच में रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम एग्जीक्यूशन के बाद उसको सोचते हैं भाई ये तो 5 साल के लिए कर रहा है, अब 5 साल के लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और हर 3 महीने पे एटलीस्ट वन टाइम क्लाइंट को फोन करें। और जरूरी नहीं है कि हमेशा बिजनेस के लिए फोन करें, उनके हाल चाल, उनको दुआ सलाम, उनको बर्थडे एनिवर्सरी विश करने के बहाने भी यू नीड टू गेट इन टच विथ योर क्लाइंट, बिकॉज जब तक आप कस्टमर के पर्सनल डोमेन में नहीं एंटर करेंगे आप उसके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन पाएंगे। सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर बनने से काम नहीं चलेगा, आपको पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना है। और पर्सनल जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप पर्सनल कब बनते हैं दोस्तों? जब आप उनकी डे टू डे लाइफ में एंटर करते हैं। और अगर आप उनके साथ दुख सुख में साथ नहीं रह पाएंगे तो आप वो पर्सनल को वर्ड को डिलीट कर देते हैं और सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर ही रह जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। और जित आप ये याद रखिए दोस्तों, जितनी बार आप क्लाइंट से टच में रहते हैं उतनी बार आप उसके माइंड में अपने रिकॉल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। वो आपको रिफर करेगा, आपके बारे में बताएगा, आपके बारे में डिस्कस करता है। और जब भी आप अपने क्लाइंट से मिलते हैं ना दोस्तों, हमेशा ये याद रखिए कि अपनी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरीज उसको बताइए। आपने ये किया, आपने ये सर्टिफिकेशन किया, आपने ये अवार्ड जीता। क्यों? बिकॉज हम सभी लोग जो है ना दोस्तों सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी लूजर के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। तो आप जितनी सक्सेस स्टोरीज अपने अपने क्लाइंट को बताएंगे वो सेम स्टोरीज अपने ऑडियंस को बताएगा, क्योंकि उसको दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल आदमी के साथ जुड़ा हूं। समझ रहे हैं आप? तो अपनी सक्सेस स्टोरीज को अपने क्लाइंट को बताना बहुत जरूरी है। और ये तभी आप बता पाएंगे जब आप क्लाइंट से बात करेंगे। अगर आप क्लाइंट से बात ही नहीं करेंगे तो फिर आपके बारे में वो कैसे जानेंगे? सो ऑलवेज कीप दिस एस्पेक्ट इन माइंड। दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर गोइंग टू एड अप टू अ ह्यूज वैल्यू इन अ प्रोसेस ऑफ टाइम। अगर आप ये बात को समझेंगे तो आपकी जर्नी और अच्छी और आसान हो सकती है। नाउ थैंक यू दीपक फॉर शेयरिंग ऑल दोज थिंग जो आपको इतने कम टाइम में इतना अच्छा सक्सेस दिया। लास्ट थिंग, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? टेक बिग टेक अवे फॉर यू इन द लास्ट आई थिंक 1 to 2 years यू हैव बीन विद अस, राइट? तो आपका सबसे जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कम्युनिटी में, और जो 2-3 टेक अवेज आप बताना चाहें मेंबर्स को? हाँ तो सर, जैसे मैंने एआरएम लिया, तो सबसे पहला काम मैंने करा कि सबकी तरह यूट्यूब में जाके देखा कि को हेल्प कहाँ से मिलेगी। तो मैंने इतना ज्यादा सर्च किया सब जगह, मतलब मेंटर शोविर और आप ही का ही आ रहा था, तो मैंने पूरा डिटेल में सर्च करा, अपना ड्यू डिलीजेंस करा। और फिर आपको वही जैसे कोर्स ज्वाइन करा, सिल्वर वाला। तो मुझे लगा कि इसमें काफी वैल्यू एडिशन है, क्योंकि जो मेन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रॉब्लम तो जो बेसिक है वो तो ऑपरेशन पार्ट तो आता ही आता है। उसके बाद नर्चरिंग, लीड जनरेशन, मार्केटिंग, ये सारी चीजें मतलब इकट्ठा हो जाती है कि आप आपको एक मेंटर में चाहिए ही चाहिए। तो गोल्ड, जिससे मैंने आपका ज्वाइन किया था फरवरी में, गोल्ड का कोर्स आपका, तो उसमें मतलब वैल्यूएशन बहुत है, क्योंकि जाते ही आपको एक गोल्ड का डैशबोर्ड मिलता है जिसमें यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सेल्स मिलता है, आप सेल्स ब्लूप्रिंट हो गया, ऑपरेशन ब्लूप्रिंट, मार्केटिंग, मतलब केवाईसी, ऑपरेशन, एवरीथिंग, मतलब जो आपको चाहिए। तो ऑपरेशन पार्ट और वो सब पार्ट तो कवर हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे वीकली सेशंस होते हैं वो बड़े इंटरेक्टिव होते हैं। उसमें हमको आप जैसे पूरी अपडेट देते हो इंडस्ट्री का, मार्केट का, है ना। और प्लस हम रोल प्ले भी करते हैं उसमें। एक एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, एक बंदा जो है वो क्लाइंट बनता है, और आपस में हम बातें करते हैं, आप उनको जज करते हो, अपने कमेंट देते हो। तो इससे क्या है कि जो झिझक होती है, एक्चुअली जब मार्केट में जाएंगे तो वो झिझक हमारी खत्म हो जाती है। हमें पता है कि
हम कहाँ गलती करें, यू विल पॉइंट इट आउट। केस स्टडीज वगैरह आप देते हो, इसका इन्वेस्टमेंट है, कैसे करना है, क्या करना है ना। प्लस सबसे अच्छा मुझे और ये लगता है कि जो हमारे 1-to-1 सेशंस होते हैं आपके, जो वीकली में, वीकली तो नहीं, वो तो आपने ऐसा बोल रखा कि जिसको जब मर्जी, मतलब को डाउट हो कभी भी आप एक सेशन बुक कर लो। तो मतलब अब ये इतनी चीजें स्पून फीड ही हो रही है कि मतलब ये सामने वाला अगर इतना लेकर भी ना कर पाया तो फिर तो क्या ही कर पाएंगे। तो एक पूरा वैलिडेशन मतलब कोर्स, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, आई ऑलवेज लुक अप टू यू। और हम सबको एक मेंटर चाहिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी फील्ड हो। Awesome. So thank you Deepak for sharing your experience and I hope आप सबने अपना अच्छे नोट्स बनाए होंगे, आपने दीपक जी के जर्नी से सीखा होगा।